नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात आने वाले चुनाव और चुनावों से पहले बीजेपी की संवाद नीति की। छत्तीसगढ़ बीजेपी में हाल ही में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बदले गए हैं। अरुण साव और नारायण चंदेल नई जिम्मेदारी मिलने के साथ ही चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी बहुत अच्छे से ये बात जानती है कि रायपुर फतह करने से पहले बस्तर पर जीत जरूरी है। यही वजह है कि ये दोनों बड़े नेता 5 दिनों के दौरे पर बस्तर पहुंचे हैं। मकसद कार्यकर्ताओं से बात और बस्तर के लोगों से संवाद कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी के फोकस में एक बार फिर बस्तर है। बीजेपी की नजर बस्तर की उन 12 सीटों पर है जहां बीजेपी को हार मिली थी। एकमात्र दंतेवाड़ा सीट जरूर बीजेपी के खाते में आएगी, लेकिन विधायक भीमा मंडावी की हत्या के बाद हुए उपचुनाव में ये एक सीट भी कांग्रेस के खाते में चली गई थी। हालत ये है कि अब 12 की 12 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और बीजेपी खाली हाथ। यही वजह है कि इन 12 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने नई संवाद नीति पर काम शुरू कर दिया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल 5 दिनों के बस्तर दौरे पर पहुंच गए। दोनों नेता वहां कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और बस्तर विजय का मंत्र देंगे। हालांकि बीजेपी के विजय बस्तर अभियान पर सरकार ने निशाना साधा है। सीएम बघेल ने कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी को फिर बस्तर की याद आई है। चुनावी संगठन चले जाए, अब चुनाव नजदीक आएगा तो जागे हैं, अब बदले हैं। पहले पूरी टीम बदल डाले हैं, तो पहले अपने पहचान ही बनाएंगे और पहचान बनाने में समय लगेगा। कार्यकर्ता को वो पहचानेंगे, वो कार्यकर्ता को पहचानेंगे। अभी इसी स्थिति भी है। एक तरफ जहां सरकार और कांग्रेस बीजेपी के अभियान पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि इस बार बस्तर की जनता सरकार को सबक सिखाएगी। बीजेपी ने कांग्रेस को अपना घर देखने की नसीहत भी दी है। हमारे अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष जहां जहां जा रहे हैं, जनता नाचकर झूमकर उनका स्वागत कर रही है और कांग्रेस के नेता जहां जहां जा रहे हैं वहां उनके मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। जनता उससे शिकायतें कर रही है, जिससे मुख्यमंत्री और संगठन के लोगों को वहां से पलायन करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां हमारे कार्यकर्ता और नेता सभी से संवाद में हैं, कांग्रेस के लोग आपसी फूट से ही उबर नहीं पा रहे हैं। अब सवाल ये, क्या आला कमान के संवाद से बस्तर में बीजेपी का सियासी सूखा खत्म होगा? सवाल ये है, क्या इस बार के चुनाव में बस्तर की जनता बीजेपी पर भरोसा दिखाएगी? और सवाल ये है कि चुनाव से पहले बदला नेतृत्व बस्तर के चुनावी नतीजों की तस्वीर बदल पाएगा? शिखर देवांगन, सी मीडिया, रायपुर। कई सवाल हैं। देखिए, ये तो बात जैसा अभी आपने सुना, सीधी बात सियासी गलियारों में ये कही जाती है कि अगर आपको रायपुर की गद्दी चाहिए तो आपको वाया बस्तर जाना पड़ेगा। बस्तर की 12 सीटें हैं और ये सीटें बहुत हद तक स्थिति साफ कर देती हैं। और इसका एक अंदाजा पिछले लगाइए कि बस्तर में एक सीट छोड़कर बाकी सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ था। और उसके बाद फिर अगर राज्यवार देखें तो भी प्रचंड बहुमत से कांग्रेस को जीत मिली थी। लेकिन इसी बस्तर पर एक बार फिर फोकस बीजेपी का नजर आ रहा है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी सर, बीजेपी की तरफ से मुकेश शर्मा जी और कांग्रेस की तरफ से नितिन भंसाली जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। नितिन जी, मुकेश जी और रामावतार सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मुकेश जी आपसे। मुकेश जी, अभी हमने सुना मुख्यमंत्री को, वो कह रहे हैं कि अभी तो पहले पहचान बना ले, उसी में वक्त लग जाएगा। कार्यकर्ता अध्यक्ष को जानेंगे, अध्यक्ष कार्यकर्ता को जानेंगे, तब जाकर संवाद होगा और चीजें आगे बढ़ेंगी। तो इतना वक्त बचा है क्या, यह है पहचान? देखिए आसिफ जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और संगठन सभी तरफ है, सभी जगह है। संगठन के कार्यक्रम सतत चलते रहते हैं, तो ये कोई नया बात नहीं है। जरूर कांग्रेस पार्टी की सरकार को, कांग्रेस पार्टी को अब जरा भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम से डर लगने लगा है और वो कहीं न कहीं भयभीत है, क्योंकि जिस हिसाब से जनता का रुझान और जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आशा की किरण दिख रही है उनको, और कहीं न कहीं
भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल को फिर याद कर रहे हैं। नहीं तो जो जिस रुझान की आप जिक्र कर रहे हैं, ये रुझान आजकल में महसूस हुआ है क्या? क्योंकि जब दंतेवाड़ा उपचुनाव हुआ था तब भी वो रुझान नहीं दिखा, 18 के जब चुनाव हुए थे तब भी वो रुझान नहीं दिखा। आसिफ जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यक्रम कभी भी नहीं रुके हैं और कभी रुकते भी नहीं है, लगातार सतत जारी रहते हैं और वो अभी भी चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने, ठीक है 15 साल हम सरकार में थे, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, इसलिए वहां पे हमको आशानुकूल परिणाम नहीं मिले, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वहां से हमारा संगठन खत्म हो गया। संगठन है, मजबूत संगठन है और हमारे अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी लगातार अब दंतेवाड़ा से लेके जगदलपुर, कोंटा सभी दूर जाके और संगठन के कार्यक्रम के हिसाब से उनका दौरा जारी है। लेकिन कांग्रेस के पेट अपनी पार्टी की कहीं न कहीं मजबूती से रखी है। वो जानते हैं कि अभी नितिन जी पानी पी रहे हैं, फिर पानी पी पी के कोसेंगे, तो उसके लिए तैयार हो रहे हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास। नितिन जी आपके पास आऊं उससे पहले राम अवतार सर आपसे सवाल है। राम अवतार सर देखिए, हमने 3-4 साल पहले इस पर जमकर डिबेट की थी और तलाशने की कोशिश की थी कि आखिर अगर बीजेपी वहां 12 में से केवल 1 सीट जीत पाई सरकार रहते हुए भी, तो उसकी क्या वजह थी। आप भी हमारे साथ कई पैनल में जुड़े थे उस वक्त। अब जब सरकार नहीं है, कितना प्रभाव बीजेपी बस्तर में लोगों पर डाल पाई है 3 साल बाद? आपको क्या स्थिति नजर आती है? क्योंकि ये अभी अरुण साव हो, नारायण चंदेल हो, इससे पहले डी पुरंदेश्वरी, रमन सिंह खुद बस्तर के चक्कर लगाते ही रहे हैं। देखिए, बस्तर एक बड़ी चुनौती है, इसलिए है कि भाजपा के पास अभी एक भी सीट नहीं है। दूसरी बात, भाजपा के संगठन के तौर पर वहां पर जैसे विस्तार होना चाहिए था वैसे विस्तार नहीं हो पाया। नेताओं के आपसी झगड़े हैं। नेतृत्व जिस अनुसार से एक अच्छा बड़ा नेता हो, जिसके इर्द गिर्द सारे कार्यकर्ता अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो, लड़ पाए, वैसा नेतृत्व अभी बस्तर में नहीं है। हाल के दिनों में आदिवासी नेतृत्व को भाजपा ने हटाया है, उसके बाद कोई नेतृत्व दिया नहीं गया है। जो नेता प्रदेश अध्यक्ष जी थे आदिवासी वर्ग से, उनको हटाकर पिछड़े वर्ग से बनाया गया है। तो फिर से उस आदिवासी इलाके में अपनी पैठ जमाने के लिए, क्योंकि उसके बाद किसी को आदिवासी वर्ग को अभी तक कोई पद नहीं दिया है। भाजपा में पद देने की तैयारी है, ऐसी चर्चा है, परंतु अभी तक प्रदेश अध्यक्ष हटा जाने के बाद आदिवासी वर्ग नाराज था। उस आदिवासी वर्ग को साधने के लिए एक ये प्रक्रिया जरूरी थी। दूसरा, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष नए हैं, तो ऐसे में समाज के लिए, कार्यकर्ताओं के बीच जाने के लिए, वहां की समस्याओं को अध्ययन के लिए, वहां के कार्यकर्ताओं में जोश लाने के लिए एक नया चेहरा है। इसलिए जो भाजपा का एक संवाद करने की जो परंपरा है, संगठन को सक्रिय करने की जो परंपरा है, संवाद करके अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने की जो एक परंपरा है, वो एक हर पार्टी चुनाव के आते आते ये चीज करती है। वही चीज भाजपा करने जा रही है। वहां पर बैठक, सम्मेलन और संपर्क करके वहां के नाराज कार्यकर्ताओं को फिर से जोड़ने का काम कैसे किया जाए, क्या कमजोरी है और क्या अच्छा किया जा सकता है, इसी तरह से एक फीडबैक लेने की जो प्रक्रिया, और ये होना भी चाहिए। पार्टी अगर जिंदा है तो ये सब चीजें बड़ा दौरा है। मैं राम अवतार सर आ रहा हूँ आपके पास। नितिन जी, चुनाव आए हैं तो बीजेपी जागी है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पहले नेता हैं जो बस्तर गए हैं, बस्तर में कार्यकर्ताओं से मिले हैं। इससे पहले भी तो बीजेपी के नेता जाते रहे हैं, तो इसे चुनाव से जोड़कर क्यों देख रहे हैं सर? हमें क्या फर्क पड़ता है आसिफ जी, ये 5 दिन के दौरे पर जाएं या वहीं पे घर बसा लें, हमें तो कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी है। हम तो बोल रहे हैं जाएं तो जाएं। और 15 वर्ष जो वहां पर आदिवासियों का, वहां की जनता का शोषण किया, कत्लेआम किया, नक्सलवाद को बढ़ावा दिया, आदिवासियों की जमीनों को हड़प लिया, तो इस अपने कृत्य के लिए जाकर बस्तर की जनता से साव और चंदेल जी जाकर माफी मांगे। मैं तो यही कह रहा हूं। देखिए, इनके शासन काल में हम देखें 4.5 लाख वन अधिकार पट्टों को इन्होंने
इन्होंने रोक के रखा था, आदिवासियों की जमीन को इन्होंने अधिकृत करके रख लिया था लोहड़ीगुंडा में, फर्जी नक्सली होने के मामले में आदिवासियों को जेल में बंद कर दिया था। बहुत सारी ऐसी चीजें थी। नक्सलवाद इन 15 सालों में 3 ब्लॉक से बढ़कर 14 जिलों तक पहुंचा। पूरा बस्तर नक्सलवाद के नाम से जाना जाता था। आज बस्तर नक्सलवाद के नाम से नहीं, आज बस्तर महुआ, इमली, चिरौंजी के नाम से, उसकी खुशबू के नाम से और वहां के पर्यटन के नाम से पहचाना जाता है। बस्तर में कोने कोने तक सड़क, स्कूल और अस्पताल बनाने का काम सरकार ने किया है। हमने जनता का दिल जीतने का, भूपेश बघेल जी की सरकार ने बस्तर की जनता का दिल जीतने का काम किया है। ये 5 दिन का दौरा करे या घर बसा ले, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि भाजपा का कुनबा पूरे प्रदेश में ढह चुका है और कमल जो है वो बुरी तरह से मुरझा चुका है। तो असफल प्रयास है। इन्हें बिल्कुल, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जाएं घूमे, पर्यटन का बहुत अच्छा हम लोगों ने वहां पर विकास किया, जाएं घूमे फिरे, पर जनता इन्हें रिस्पॉन्स वहां पर नहीं करने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से पूरे बस्तर से बीजेपी को वहां के आदिवासियों ने, वहां के मतदाताओं ने, वहां की जनता ने सत्ता से बेदखल किया है, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। और मैं तो फिर कहूंगा कि साव और चंदेल को जाकर वहां पर माफी मांगनी चाहिए। ठीक, मुकेश जी, एक सवाल तो है और वो सवाल ये है कि समीक्षा का दौर चला होगा लगातार कि ऐसे भी क्या नाराजगी है कि एक भी सीट नहीं मिली, एक सीट मिली थी तो वो भी उपचुनाव में चली गई। तो क्या पाया था फिर आपने जिस पर अभी काम हो रहा है? और क्योंकि वो समीक्षा पर काम करने का अब वक्त आ गया है, जो कमियां पाई होंगी उस पर आगे गलती सुधारेंगे ना, तो क्या कमियां पाई गई थी? देखिए आसिफ जी, सबसे पहली बात तो कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे शर्म आनी चाहिए, तो शर्म तो मेरे को लगता है कांग्रेस की सरकार को आनी चाहिए। इसलिए आनी चाहिए कि इन्होंने जो जन घोषणा पत्र के अंदर में किए थे, युवा वहां के भी मांग कर रहे हैं, कहाँ है उनका बेरोजगारी भत्ता? कहाँ है उनका बेरोजगारी भत्ता? सुन लीजिए, बहुत बढ़िया, सुन लीजिए, सुन लीजिए, बेरोजगारी भत्ता 2003, 2008, 2013 कमजोर कड़ी आपकी पकड़ी जा रही है, इसलिए ये तिलमिलाहट है। जानता हूँ आप कहेंगे कि बेरोजगारी भत्ते का वादा नहीं था, लेकिन रोजगार का तो वादा था, उस अनुपात में रोजगार दे दिया क्या? नितिन जी एक मिनट, इसलिए संयम ने, नितिन जी एक मिनट सर, पूर्ण शराबबंदी कहाँ है? पूर्ण शराबबंदी कहाँ है? आपने 16,000 महिलाओं को बेरोजगार किया है। इनको पूछो शराबबंदी के पक्षधर है क्या? छीना है समूह से, शराबबंदी के पक्षधर हो गया आपने। हम तो कर रहे हैं बंद, इनको पूछ रहा हूँ पक्षधर है कि नहीं? क्यों नहीं किया? अरे तो मांग रहे हैं ना सर, वो कर दो आप। नहीं, आप हो क्या पक्षधर? है या ना? जवाब दो ना। आप शराबबंदी के पक्षधर हो? अरे नितिन जी, ये क्या बात हुई? आपने मैनिफेस्टो में लिखा था, बीजेपी से पूछ के थोड़ी होगी। कहीं ना कहीं तो सबसे पहले नंबर पर पहुंचा दिया। अरे एक मिनट, मुकेश जी रुकिए। अन्यथा आप अपनी पारी का इंतजार करें, जवाब रघु वनोपज की यदि प्रश्न किया तो जवाब सुन लो। वापस दिलवाई है। नितिन जी एक मिनट, अरे नितिन जी रुकिए तो सही, ऐसे चिल्ला के सारी सीटें आपने ले ली, बोलने भी नहीं देंगे क्या? एक मिनट रुकिए सर, कुछ तो बोलने दीजिए। अन्यथा आप, हाँ मुकेश जी, यदि आप प्रश्न किया तो जवाब सुन लो। हाँ जवाब सुन लो। अरे तो दीजिए ना जवाब, बोलिए। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र के अंदर में यदि सबसे बड़ा तकलीफ था तो वो उनके खाने की व्यवस्था, 4 महीना वहाँ पे उत्पादन की व्यवस्था था, बाकी समय उनको तो भोजन के लिए चिंता करना पड़ता था। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने वहाँ पे 1 रुपये किलो में चावल देकर उनका पेट भरने का काम किया था। नहीं तो मेरा सवाल भी तो यही था कि अगर इतना कुछ किया तो फिर क्यों बस्तर हाथ से निकल गया? रुकिए ना आप, नितिन जी रुकिए एक मिनट सर। मुकेश जी, इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी थी, सब कुछ कर दिया था, तो कम से कम 2 सीट तो मिल जाती सर, 12 में से पासिंग मार्क्स तो आ जाते। देखिए हमारे एक विधायक वहाँ पे थे, भीमा मंडावी जी, नृशंस हत्या हुई थी उनकी, तो कहीं ना उनके प्रति संवेदना है। बाकी 2-3 सीटें और बताइए, मिली नहीं आपको? सेवा का मौका दिया था, अभी 4 ही साल हुए हैं इनको, 4 ही साल, 4 साल के अंदर में विश्वास हो चुके हैं इन लोग जनता का।
क्योंकि इनके पास में बताने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। विकास की नहीं, देखिए ये मुकेश जी आप तय नहीं करेंगे कि बताने के लिए कुछ है नहीं, पहले सुन तो लीजिए कि बता क्या रहे हैं, अगर होगा तो पता लग जाएगा। मुकेश जी अब रुकिए 1 मिनट, मुकेश जी रुकिए आप, मुकेश जी रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, मुकेश जी रुकिए 1 मिनट, बोल रहे हैं इसका मतलब मुकेश जी 1 मिनट, 1 मिनट, आवाज नहीं पहुंचेगा मुकेश जी, पकड़ाई जा रही है। हाँ ठीक, 1 मिनट, मैं सवाल पकड़ा रहा हूँ ना सर, 1 मिनट आप रुकिए। हाँ बोलिए नितिन जी, ये शराबबंदी का जब जिक्र हुआ तो आपने कहा कि ये पक्षधर है कि नहीं है। सर बीजेपी से पूछ के थोड़ी शराबबंदी आपने वादा किया था, और बस्तर में शराबबंदी, बस्तर छोड़िए पूरे छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की क्या स्थिति है या उस पर क्या स्टेटस है, वो तो अभी तक हमको भी नहीं मालूम कि फिलहाल उस पर क्या चीज चल रही है और कब तक हो पाएगी। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि बीजेपी जब सवाल पूछ रही है कि वो बस्तर नहीं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता पूछे मैनिफेस्टो को लेके, गिन के 15 महीने बचे हैं चुनाव में। बिल्कुल, सरकार ने जन घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे, उसमें लगभग 29 से 30 वादे पूरे हो चुके हैं, और हमें मालूम है हमें जनता की अदालत में जाना है, जनता ने हम पे विश्वास जताया है, हमें वापस जनता की सेवा में आना है, तो हम हमारे वादों को पूरा करेंगे तो आएंगे। इनके जैसे थोड़ी है 2100 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, 300 रुपए बोनस देंगे। डॉक्टर रमन सिंह ने क्या कहा था 2013 का शराबबंदी का, ऐसे राखी बंधवाते हुए रक्षाबंधन बहनों को बोला था कर्मचारियों का नियमितीकरण कहा है, आंदोलन की जगह को बढ़ाना पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है आंदोलन का जगह। हथियार जनता का है, आपको आंदोलन का जगह बढ़ाना पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं कितनी संतुष्टि है जनता की, कोई वर्ग संतुष्ट नहीं है, सिमट चुका है कोई। आप नक्सलवाद की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, नक्सलवाद का भूल का कहाँ शुरू हुआ नक्सलवाद? जब बंगाल में शुरू हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी। आप सुन लो, नक्सलवाद का जवाब भी लेना मेरे से। आप सुन लो, मैं नक्सलवाद का जवाब देता हूँ। नक्सलवाद जहाँ शुरू हुआ बंगाल में, वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ से आंध्र प्रदेश गया, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी। अरे सर 1 मिनट रुकिए, मुकेश जी रुकिए, सवाल था नितिन जी से, अब आप बीच में बोल रहे हैं, फिर उनसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे, एक दूसरे की बारे में पूछ जाते हैं। सर 1 मिनट रुकिए आप जरा, राम अवतार सर क्यों बैठे हुए बेचारे। राम अवतार सर आपसे एक सवाल है सर, मैं ठीक है पूरे बस्तर की 12 सीटें, एक सीट पर अगर विश्लेषण करूंगा या एनालिसिस करने बैठेंगे बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। मैं एक सीट उठाता हूँ बीजापुर की, मौजूदा मंत्री थे महेश गागड़ा, ठीक, विक्रम मंडावी वहां से जीते और अंतर भी करीब करीब आधे का, केवल 22-23 हजार ही वोट मिल पाए थे और वो भी मंत्री थे। और आज बीजापुर की स्थिति ये है कि हम देखते हैं कि वहां बंद पड़े स्कूल खुलवा दिए सरकार ने। उस वक्त इतनी नाराजगी कि मंत्री को, सिटिंग मंत्री को हरा दिया गया, और आज स्थिति ये है कि बंद पड़े स्कूल खुल गए। वहां हमने देखा है कुछ डेवलपमेंट भी जो हुआ है वो सरकार बताती रहती है। स्थितियां जो सरकार बता रही है वो आपको दिख रही है, या फिर बीजेपी के दावों में दम नजर आता है कि इस सरकार से भी परेशान हो गई जनता? देखिए, भूपेश सरकार ने बस्तर के लिए विशेष तौर पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन क्षेत्र के वनवासियों के लिए, उन क्षेत्र के नक्सलवाद के लिए कई ऐसे काम तो सरकार ने किए हैं, मगर सरकार के कामकाज के आधार पर कोई सरकार गठन या बहुमत तय नहीं होता, उसके और भी बहुत सारे कारण होते हैं। उन कारणों को भी कांग्रेस को समीक्षा करना पड़ेगा। फैसले तो अच्छे नहीं है, उन फैसले की जमीनी स्तर क्या है, उस फैसले के बाद उन क्षेत्र की जनता की और क्या समस्या है, वहां पर कार्यकर्ताओं का क्या रुख है, कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, वहां पर जनप्रतिनिधि जो है उनका आम जनता से संवाद किस तरह का है, कई ऐसे सवाल जो है कांग्रेस के भीतर अभी भी बने हुए हैं। अकेले सरकार के कामकाज के आधार पर कोई चीजें, चुनाव तय नहीं होता, ये आप भी जानते हैं। इसके अलावा भी कारण रहते हैं। इसलिए जो है भाजपा ने परिवर्तन लाकर, क्योंकि जानती थी भाजपा कि उनके पिछले सरकार के नेतृत्व से जनता नाखुश है, उनके फैसले से जनता नाखुश है, इसलिए भाजपा ने परिवर्तन किया है। और परिवर्तन के बाद उन नए नेतृत्व को
खासकर बस्तर की ओर ध्यान देने के लिए बस्तर का दौरा ठीक करें। सर, मेरे पास सर वहाँ पर वक्त ये खत्म हो बताएं गया, कि लेकिन कार्यकर्ताओं एक को लगे चीज कि रमन अवतार परिवर्तन सर हुआ और है। ध्यान देनी पड़ेगी, और वो ये कि डी पुरंदेश्वरी से जब भी रमन सिंह के चेहरे या नेतृत्व पर सवाल पूछिए तो वो आला कमान तय करेगा, चेहरा मोदी जी होंगे, वो बच लेते थे। लेकिन बस्तर में 2023 के लिए कौन, बस्तर मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में 2023 के लिए बीजेपी का चेहरा कौन होगा, जब ये सवाल उठेगा तो फिर अरुण साहब क्या बोलेंगे या नारायण चंदेल क्या बोलेंगे? क्या रमन सिंह के चेहरे को स्वीकृति देंगे, उस पर मान्यता की मुहर लगाएंगे, या लाइन वही रहेगी डी पुरंदेश्वरी वाली? क्योंकि जब चेहरा आप तय करते हैं तो उसके बाद फिर चुनाव भी तय होता है। ये जरा देखना दिलचस्प रहेगा। बहुत धन्यवाद है आपका नितिन जी, मुकेश जी, राम अवतार सर, बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा, ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।